वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 4 मार्च की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं और यह गौरव सर की क्लास का रिवीजन होगा और क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आज का मोटिवेशन कोड है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें करके भी दिखलाना है। तो हिम्मत नहीं खोना है, संघर्ष करना है और संघर्ष आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो समस्याओं का आना, जो जीवन में समस्याओं का आना एक पार्ट है, लेकिन उन समस्याओं से आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये हमारे जो है जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। तो आपको जरूर जीतना है अपने संघर्ष से और सफल होना है एक दिन। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं अगर, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरी निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बन गया है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अर्थात प्राइवेट कंपनी या अंतरिक्ष यान कौन सा हो गया है? तो ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान हो गया है प्राइवेट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा चंद्रमा पर। ब्लू घोस्ट मिशन यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। जनवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया था। ब्लू घोस्ट मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था और फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी इसका यह उपग्रह था। यह अंतरिक्ष यान था ब्लू घोस्ट मिशन फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी का, जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है और सेकंड निजी कंपनी बन गई है फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी। सेकंड निजी कंपनी बन गई है फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी। और पहली कंपनी कौन सी थी? तो जो इंट्यूटिव कंपनी थी, यह पहली कंपनी थी। और इसका लैंडर कौन सा था? तो जो ओडिसियस है, यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला प्राइवेट कंपनी का लैंडर था ओडिसियस। अगर चंद्रयान 3 की बात करें, भारत के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बना था जो विश्व का। 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को और एलवीएम 3 M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा 23 अगस्त को की गई है। और जिस पॉइंट पर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। रोवर और लैंडर कौन सा था इसमें? तो जो रोवर का नाम क्या था और लैंडर का नाम क्या था? तो जो लैंडर है वह विक्रम था और रोवर है वह प्रज्ञान था। ये आपको ध्यान में रखना है चंद्रयान 3 के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राय, सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है राय, सेरू, अल्फ्रेड। और ये जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर 3 चक्रवात उत्पन्न हुए, राय, सेरू और अल्फ्रेड। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है राय, सेरू और अल्फ्रेड, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और दक्षिणी प्रशांत जो क्षेत्र है, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र, यहाँ पर जो 3 चक्रवातें राय, सेरू और अल्फ्रेड यह उत्पन्न हुए। और किसके कारण जो है चक्रवात जो लगातार आ रहे हैं या जो उनके आने का क्रम है, यह इसमें वृद्धि हुई है, इसका कौन उत्तरदायी है इसके लिए? तो जो बढ़ता हुआ तापमान है पृथ्वी का, इसके लिए उत्तरदायी है। अगर हवाएं जो गर्म होगी, अगर तापमान बढ़ता है तो हवाएं गर्म होगी तो हवाएं ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के बाद जो हल्की होगी हवाएं ठंडी होगी और जो हल्की हवाएं यह नीचे बैठेगी और जो चक्रवात है इसको, जो चक्रवात को जन्म देगी। तो जो तापमान वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके लिए जो चक्रवात है इनके आने की तीव्रता या इनकी वृद्धि हुई है, इनके आने की संख्या में। और चक्रवात के ईंधन के रूप में कार्य करता है, चक्रवात के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है जो क्लाइमेट चेंज, अर्थात तापमान जब बढ़ेगा तो यह एक ईंधन का कार्य करेगा चक्रवात को उत्पन्न करने के लिए। तो जो चक्रवात उत्पन्न होने का क्या कारण है ज़्यादा? तो जो तापमान, जो क्लाइमेट चेंज है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यह इसके लिए उत्तरदायी है। और 3 चक्रवात एक साथ कहाँ आए? राय, सेरू और अल्फ्रेड। तो ये दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में आए हैं। और जो चक्रवात का जो पैटर्न है, जो हवाएं ऊपर उठना, ठंडी होना, नीचे आना, इस पैटर्न को मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन के द्वारा बताया गया था। इसलिए इस जो प्रक्रिया है, इसे चक्रवात की निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन प्रक्रिया कहा जाता है।
दाना चक्रवात अभी कुछ समय पहले आया था, इसका नामकरण किसने किया था? तो दाना चक्रवात का नाम कतर के द्वारा किया गया था। अस्ना चक्रवात पाकिस्तान ने नाम रखा था। विली विली कहाँ पर कहा जाता है चक्रवात को? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। और चक्रवात के केंद्र में कौन सा प्रेशर होता है? तो जो लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है जो चक्रवात का केंद्र होता है। तो यह चक्रवात का केंद्र कैसा रहता है? तो लो प्रेशर का होता है। यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन भारत में हुआ है। भारत में इसका आयोजन हुआ है। कौन से क्रम का है? तो 12वां क्रम है इसका। होस्ट कौन इसका? तो जयपुर राजस्थान होस्ट रहा है। 3R जो सम्मेलन है या जो सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है, इसका सम्मेलन कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 3R है। 3R अर्थात जो भी वस्तुएं या जिनका भी उपभोग हम करते हैं उन्हें रिड्यूस करना है, कम करना है, रीयूज करना है उनका, और रिसाइकिल करना है और पुनः रिड्यूस करना है। अर्थात उनका जो रिड्यूस करना है, उनकी आवश्यकता को कम करना है, उनका कम दोहन करना है, रीयूज करना है, उन्हें वापस रिसाइकिल करना है। तो ये जो 3R सम्मेलन है, जो सर्कुलर इकोनॉमी फोरम या 3R क्षेत्रीय जो सम्मेलन है, यह भारत में हुआ है। और कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। और भारत जो दूसरी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले 2018 में जो 8वें क्रम का सम्मेलन था इसका भारत जो है नेतृत्व या भारत इसका होस्ट कर चुका है। और कहाँ पर आयोजित हुआ था इसका 8वां क्रम? तो यह इंदौर में आयोजित हुआ था 2018 में। तो आपको ध्यान में रखना है 12वां क्षेत्रीय और 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन भारत में हुआ है, जयपुर राजस्थान में। इसका उद्घाटन जो मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा किया गया है। अभी राजस्थान के जैसलमेर हाल ही में जो GST काउंसिल है, इसकी बैठक भी कहाँ हुई थी? राजस्थान जैसलमेर में GST काउंसिल की बैठक होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ब्लू ओरिजिन की यह उड़ान होने वाली ब्लू ओरिजिन कंपनी की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो यह तुषार मेहता जी है। NS-30, NS का जो फुल फॉर्म है यह है न्यू शेपर्ड। तो NS-30 उड़ान यह ब्लू ओरिजिन कंपनी की उड़ान है, NS-30 उड़ान। और ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? तो यह जेफ बेजोस की है, जो अमेजोन के मालिक है। तो NS अर्थात न्यू शेपर्ड, और यह सेकंड भारतीय एस्ट्रोनॉट होंगे स्पेस में जाने वाले। सेकंड भारतीय एस्ट्रोनॉट होने वाले जो तुषार मेहता जी है। कौन है? तुषार मेहता जी। और 6 यात्री जो स्पेस में जाने वाले हैं जो NS-30 मिशन है इसके तहत। फर्स्ट भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री? तो यह गोपी थोटाकुरा थे, अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री भारत से। और दूसरे कौन बने? तुषार मेहता जी बने। तो फर्स्ट भारतीय को आपको जरूर याद रखना है, गोपी थोटाकुरा जी को। इससे अगला जो मिशन जाएगा वह उसका नाम NS-31 रहेगा। और इसमें जो सभी महिला यात्री रहने वाली, NS-31 जो मिशन जाएगा इसके बाद में, इसमें सभी यात्री जो महिलाएं रहेगी। सेबी अगर बात करें, अभी हाल ही में सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, इसके हेड कौन बने? तो तुहिन कांता पांडे जी इसके हेड बने। माधवीपुरी बूच का इन्होंने स्थान लिया है। और सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। इसके लिए एक्ट कब आता है? तो जो 1992 में स्कैम हुआ था जो हर्षद मेहता स्कैम, इसके बाद इसे वैधानिक संस्था बनाया गया सेबी को। और तुहिन कांता पांडे जी भी इसके हेड बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य है। डॉल्फिन गणना की गई है पहली बार, और फर्स्ट बार डॉल्फिन गणना हुई है। यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, डॉल्फिन गणना की। और नदियों में जो डॉल्फिन पाई जाती है उन्हीं की गणना की गई है। और इसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया है। 8 राज्यों की नदियों में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उनको जो इसमें काउंट किया गया है। और भारत में कुल कितनी जो डॉल्फिन है नदियों में? तो 6327 डॉल्फिन आई है इस गणना के तहत, कि भारत में 6327 डॉल्फिन है नदियों में रहने वाली, जिसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर बिहार है डॉल्फिन की संख्या में। अगर बात करें डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो यह मछली नहीं है, यह स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है डॉल्फिन। और इसका वैज्ञानिक नाम
प्लेट निस्टा गंगेटिका, जो गंगा नदी में पाई जाती है, प्लेट निस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे सुसु भी कहा जाता है, और जो डॉल्फिन होती है ये अंधी होती है, इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है, और प्लेट निस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करें डॉल्फिन की, तो इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था भारत ने अपना, 5 अक्टूबर 2009 को, इसलिए 5 अक्टूबर को जो डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं। और रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है अभी डॉल्फिन के लिए, तो डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर अभी विक्रमशिला बिहार है, यहाँ पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी इथोपिया में स्थित है, और ये मीथेन प्लम का जो उत्सर्जन कर रहा है, अर्थात इस ज्वालामुखी विस्फोट से जो मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन हो रहा है। जैसे सामान्य ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो जो मीथेन गैस है इसका उत्सर्जन नहीं होता है। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी यह इथोपिया में स्थित ज्वालामुखी है, जो धरातल के नीचे मैग्मा रहता है। यह पाइप के माध्यम जो एक जोरदार विस्फोट के साथ बाहर आता है, जिसके तहत जो जल वाष्प भी रहता है, और कई जो गैसें होती है जिसे गैसों का गुब्बार कहा जाता है। और जो मैग्मा है ये जब बाहर आ जाता है धरातल पर तो इसे लावा कहा जाता है। इसके साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है इसमें बड़ी मात्रा में गैस के गुब्बार के रूप में ज्वालामुखी से। लेकिन मीथेन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पर एक प्लम्ब, जो मीथेन का प्लम्ब, जो गुब्बार मीथेन गैस का गुब्बार बना है इसमें माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में, जो कि इथोपिया में स्पॉट होता है। और आपको पता होगा जो मीथेन का प्लम्ब बना है, जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस का बड़ी मात्रा में यहाँ उत्सर्जन हो रहा है। और मीथेन गैस से जो तापमान बढ़ाने में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है मीथेन गैस, यह ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इसके लिए यह चर्चा में जो मीथेन गैस का यहाँ से उत्सर्जन हो रहा है, जो कि पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सहयोग करती है मीथेन गैस। तो कहाँ पर इसका विस्फोट हुआ है, तो जो इथोपिया है यहाँ पर इसका विस्फोट हुआ है। इथोपिया यहाँ, और इसकी राजधानी कौन सी है, तो अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अदिस अबाबा में ही अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है इथोपिया में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मीथेन का जो सूत्र है यह क्या है, तो CH4 मीथेन का सूत्र है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, मंगल ग्रह पर पाई जाती है इसलिए मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को। और मीथेन गैस का उत्सर्जन किन जगहों से होता है, तो जब पशु जुगाली करते हैं मुंह में, तो जब मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है दलदली क्षेत्रों से, कोयला खदानों से, और धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने, तनुष्का सिंह जी के द्वारा हासिल की गई है भारतीय वायुसेना में। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, इन्होंने एयरफोर्स में जो जैगुआर स्क्वाड्रन है, एयरफोर्स की जैगुआर स्क्वाड्रन, इसमें जो है पायलट बनने वाली पहली महिला स्थायी पायलट बनी है तनुष्का सिंह। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह एयरफोर्स में जैगुआर स्क्वाड्रन में जो पहली महिला स्थायी पायलट के रूप में नियुक्त हुई है। अभी हाल ही में कृष्णा शंकर जी, यह भी महिला है, इनका भी नाम चर्चा में रहा था, और ये 60 फुट की खिलाड़ी है कृष्णा शंकर जी। इन्होंने अभी जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 60 फुट में 16 मीटर दूर जो इसे फेंका है, और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है नया कृष्णा शंकर जी ने। तो ये 60 फुट की खिलाड़ी है, और USA में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है 16 मीटर दूर 60 फुट फेंककर कृष्णा शंकर जी। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। और तनुष्का सिंह जी का भी नाम रखना है कि इस जो एयरफोर्स का जैगुआर स्क्वाड्रन है इसमें पहली महिला स्थायी पायलट के रूप में यह शामिल हुई है तनुष्का सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता केरल रहा है। विजेता तो विदर्भ रहा है रणजी ट्रॉफी का, लेकिन उप विजेता केरल रहा है। रणजी ट्रॉफी 2025 यह किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। इसका विजेता इस बार विदर्भ रहा है, और विदर्भ के कैप्टन कौन थे, तो जो अजय वाड़कर है, अजय वाड़कर इसके कप्तान थे विदर्भ के। उप विजेता केरल रहा है। फाइनल मैच का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे, हर्ष दुबे जी को मिला है, जो कि विदर्भ टीम से थे। तो किसने जीता है, विदर्भ टीम ने जो रणजी ट्रॉफी 2025 है इसका खिताब जीता है केरल को हराकर। रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ कब होता है, तो 1934-35 से इसका शुभारंभ होता है। और फर्स्ट बार रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा था, तो मुंबई जो टीम है यह फर्स्ट बार
रणजी ट्रॉफी की विजेता रही थी। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं, उन्हें देख लेते हैं। CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट की, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्कर अवार्ड से संबंधित। हाल ही में 97 में ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है अनोरा फिल्म को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2025, जिन्हें अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, इनकी घोषणा हो चुकी है और लॉस एंजल्स USA में यह जो ऑस्कर अवार्ड है प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अनोरा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सिन बेकर को मिला है और जो अनोरा फिल्म है इसी के निर्माता है सिन बेकर, तो इनको जो अनोरा फिल्म में सिन के लिए सिन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? एड्रियन बोर्डी को मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बोर्डी को, और द ब्रूट लिस्ट मूवी के लिए जो है एड्रियन बोर्डी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसिन को मिला है, माइकी मेडिसिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और अनोरा फिल्म में कार्य करने के लिए। सर्वाधिक जो अवार्ड है, सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड किसे मिले हैं? तो 5 ऑस्कर अवार्ड अनोरा फिल्म को मिले हैं ऑस्कर के, ये ध्यान में रखना है आपको। लॉस एंजल्स में प्रदान किए जाते हैं। बेस्ट फिल्म अनोरा रही है, बेस्ट डायरेक्टर सिन बेकर रहे, बेस्ट एक्टर एड्रियन बोर्डी रहे द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसिन रही है अनोरा के लिए, और सर्वाधिक जो अवार्ड है 5 ऑस्कर अवार्ड अनोरा फिल्म को मिले। 2024 की जो ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन सी फिल्म थी 96वें क्रम के? तो यह ओपनहाइमर फिल्म थी, जो परमाणु बम के जनक है ओपनहाइमर, इनके ऊपर थी। अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर विजेता फर्स्ट भारतीय कौन है? तो भानु अथैया जी है, और कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया जी को ऑस्कर दिया गया था। तो ऑस्कर विजेता फर्स्ट भारतीय भानु अथैया जी है, 1983 में दिया गया था। अगर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले, ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो जो सत्यजीत रे हैं, यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले ऑस्कर में एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया जाता है वन्य जीव संरक्षण दिवस। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस की थीम क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण और वित्त, अर्थात वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्त का खर्च करना होगा। तो वन्य जीव संरक्षण और वित्त इस बार की थीम है। और 3 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 3 मार्च को CITES एक कन्वेंशन होता है, CITES कन्वेंशन होता है। 3 मार्च 1973 को यह लागू होता है CITES कन्वेंशन, इसलिए 3 मार्च की तारीख को ही विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च 1973 को CITES कन्वेंशन होता है, अर्थात जो वन्यजीव की विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए कन्वेंशन होता है। CITES कन्वेंशन किसके लिए होता है? तो वन्यजीव की जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके अवैध शिकार या अवैध व्यापार को रोकने के लिए यह कन्वेंशन होता है। और 3 मार्च 1973 को यह लागू होता है, इसलिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अभी बैठक कहाँ पर हुई है भारत में हाल ही में? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक अभी 3 मार्च को गिर राष्ट्रीय उद्यान में हुई है गुजरात में, ये भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक कहाँ? गुजरात में होती है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादक केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले सहायक केंद्र, जो उत्पादन केंद्रों का पहला सहायक उत्पादन केंद्र का उद्घाटन या शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो यह त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा में इसे प्रारंभ किया गया है। पूर्वा लक्ष्मी बिल स्थान, जो त्रिपुरा में पूर्वा लक्ष्मी बिल स्थान है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सहायक उत्पादन केंद्र लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया है इसका भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा। तो कहाँ पर? त्रिपुरा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम, हाल ही में पहली क्वांटम चिप
ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ओसेलॉट जो है प्रोटोटाइप क्वांटम चिप का प्रोटोटाइप है ओसेलॉट, और इसे किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ओसेलॉट को। ओसेलॉट यह क्वांटम चिप है और अमेजोन के द्वारा इसका प्रोटोटाइप जो है लॉन्च किया गया है। अभी कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी क्वांटम चिप लॉन्च की थी, वह नजराना फर्स्ट नाम से लॉन्च की थी। गूगल ने भी अपनी क्वांटम चिप जो है लॉन्च की थी, जो विलो चिप के नाम से इसे लॉन्च किया गया था। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम चिप तो यह जो आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन इनकी क्षमता जो सर्वाधिक होती है या इनकी क्षमता अधिक होती है, इन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो क्वांटम जो चिप है यह भी ओसेलॉट यह अमेजोन ने लॉन्च की है, नजराना फर्स्ट यह माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की थी, और गूगल ने विलो चिप को जो लॉन्च किया था क्वांटम चिप को। आगे देखते हैं, अब कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आपको एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, समझाने का, तो जो अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट जरूर करिएगा या दिल जरूर भेजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा यूएसए ने नामित किया है। चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध कहाँ से है? तो तुर्की से इसका संबंध है। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण क्या है? तो फेरी हाइड्राइट जो इसका कारण है, मंगल ग्रह पर लाल रंग का फेरी हाइड्राइट। नेक्स्ट, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? तो एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट इसका जो 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे? तो कैलाश सत्यार्थी से इसका संबंध है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो बॉन्ड सेंट्रल यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी सेबी के द्वारा बॉन्ड सेंट्रल को लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर जो संबंधित है सेबी या शेयर मार्केट से जो संबंधित है उस डाटा को, उस आंकड़े को यहाँ देख सकते हैं। हाल ही में तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत के द्वारा जीता गया है, तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब। नेक्स्ट है, हाल ही में इनोक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। इनोक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इनोक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में इसका जो मुख्यालय है, और अब ये क्रायोजेनिक ईंधन के लिए जो है टैंक बना सकती है। हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्षयान कौन सा बन गया है? तो ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहे राय, सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तीनों। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ? भारत में हुआ है, इसका उद्घाटन सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? तुषार मेहता जी बन गए, और पहले गोपी थोटाकुरा जी थे। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फिंटेल ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो माउंट फिंटेल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इथोपिया में है यह। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो यह तनुष्का सिंह जी के द्वारा की गई है। रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन रहा है? तो केरल इसका उपविजेता रहा है। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा फिल्म को मिला है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो त्रिपुरा में इसका शिलान्यास किया गया है। पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ओसेलॉट यह किसके द्वारा प्रोटोटाइप इसका लॉन्च किया है? तो अमेजोन के द्वारा इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।